अच्छा, आज हमारा पहला ऐसे जो है लिटरेरी ऐसे वो है जी व्हिstling का बर्ड, D.H. लॉरेंस ने लिखा है। अच्छा, अब ये क्या है? इसमें उसने मुख्तलिफ सिंबल लगाए हैं नेचर के, और बताने की ये बात की कि नेचर के हर एलिमेंट के अंदर कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती। यानी विंटर की स्प्रिंग के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। डे की नाइट के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, और समर की विंटर के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली उसने कहा कि लाइफ और डेथ की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं, सही है। तो ये उसने सिंबल लगाए हैं नेचर के। तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज हाईली सिंबॉलिक ऐसे, इट इज हाईली सिंबॉलिक ऐसे, ठीक है। और उसने जो यूज किए हैं वो सिंबल ऑफ नेचर यूज किए हैं, यूज्ड सिंबल्स ऑफ नेचर, ठीक है। और क्या है ये बताने के लिए कि इनमें कंपैटिबिलिटी नहीं, सही। और दूसरा ये ऐसे जो है ना, ये दिखाता है कि जो लॉरेंस है, D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, लॉरेंस हैज ग्रेट लव फॉर नेचर, ठीक है ना। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक ऐसे के ऊपर और लॉरेंस की नेचर के लिए जो मोहब्बत है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसके कितने पॉइंट्स हैं? ये इसके 10 पॉइंट्स हैं, और ये आपने 10 पॉइंट्स याद कर लें। सिंबलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो यू हैव टू राइट दीज 10 पॉइंट्स। आपने ये 10 पॉइंट्स लिखने। क्लियर हो गया? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 में पढ़ने लगा हूँ जी। इट इज हाईली सिंबॉलिक ऐसे, अलामती। द राइटर हैज यूज्ड मैनी सिंबल्स ऑफ नेचर, फितरत की अलामतें। एक्सप्रेसिंग हिज डीप लव, इजहार करना हिज डीप लव फॉर द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, फितरत के जो अनासर हैं, कि वो फितरत से बड़ी मोहब्बत करता है। इन्हें उसने नेचर का सिंबल यूज किए हैं, और ये बताने के लिए कि वो नेचर से बड़ी मोहब्बत करता है। ही हैज वेरी सक्सेसफुली एक्सप्रेस्ड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। बेसिकली वो लाइफ और डेथ का जो एक साइकिल बनता है ना, ठीक है, जिंदगी मौत, मौत जिंदगी, ठीक है ना, उसको वो डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 2, समर एंड स्प्रिंग सिंबलाइज, यानी गर्मी और बहार सिंबलाइज लाइफ, ये जिंदगी की अलामत है। वेयर एज, जबकि विंटर एंड ऑटम, सर्दी और खिजा, सिंबलाइज डेथ, डेथ की अलामत है, डिस्ट्रक्शन की अलामत है, तबाही की अलामत है। क्लियर हो गया? यस जी सर। सर। ओके जी। नंबर 3, डेथ लाइक लाइफ, ये जिंदगी की तरह जो मौत है ना, इज एज इनएविटेबल, ये इतनी नागजीर है, यानी मौत भी नागजीर है और जिंदगी भी नागजीर है, एज ऑटम एंड स्प्रिंग, जितना कि खिजा और बहार है, आर इनएविटेबल। बोथ आर अपोजिट, एक दूसरे की जिद हैं, बट आर नेसेसरी इन दिस लाइफ साइकिल, लेकिन इस लाइफ साइकिल में जरूरी है, लाजमो मलजूम है। बहार भी, खिजा भी, गर्मी भी, सर्दी भी, दिन भी, रात भी, जिंदगी भी, मौत भी। नंबर 4, डेथ कैनॉट स्टॉप, स्टॉप होता है रोकना, ऑन रश, बढ़ोतरी, गोइंग अहेड ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के तसलसल को मौत नहीं रोक सकती। लाइकवाइज, इसी तरह लाइफ कैनॉट स्टॉप द ऑनरश ऑफ डेथ, जो मौत है वो, जो जिंदगी है वो मौत को नहीं रोक सकती।
जिंदगी मौत के आगे फुल स्टॉप नहीं लगा सकती और मौत जिंदगी के आगे बैरियर या फुल स्टॉप नहीं लगा सकती। नंबर 5, विथ कंप्लीट इनकम्पैटिबिलिटी, इन दोनों में मुकम्मल अदम मुताबिकत है। अदम मुताबिकत, दीज बोथ फैक्टर्स गो साइड बाय साइड, ये इकट्ठे जाते हैं। नंबर 6, ऑटम खिजा कॉजेज, ये वजह बनती है डेथ की ऑफ द बर्ड्स, यानी ऑटम से क्या होता है, सर्दी से क्या होता है, परिंदे मरना शुरू हो जाते हैं। वाइल स्प्रिंग कॉजेज विसल बर्ड, और जो बहार है वो जिंदगी की, परिंदों की जिंदगी की अलामत बनती है। हाँ जी, क्लियर होता जा रहा है पॉइंट? यस सर। जी सर जी। नंबर 7, लाइफ गिव्स फोर्थ टू डेथ, गिव फोर्थ होता है जन्म देना, लाइफ गिव्स फोर्थ टू डेथ, जिंदगी मौत को जन्म देती है, एंड डेथ गिव्स फोर्थ टू लाइफ, और मौत जिंदगी को जन्म देती है, यानी जिंदगी से मौत जन्म लेती है और मौत से जिंदगी जन्म लेती है। नंबर 8, इन द प्रेजेंस ऑफ डेथ, जब मौत मौजूद होती है, लाइफ फ्लाइज अवे, तो जिंदगी रफो चक्कर हो जाती है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, और जिंदगी की मौजूदगी में डेथ फ्लाइज अवे, मौत रफो चक्कर हो जाती है, यानी कंपैटिबिलिटी नहीं है ना। नंबर 9, जैसे शोज लॉरेंस लव फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, ये ऐसे हमें बताता है कि लॉरेंस जो है वो फितरत से कितनी मोहब्बत करता है। नंबर 10, लॉरेंस वाज अ ग्रेट लवर एंड एडमायरर ऑफ नेचर, ये नेचर का बड़ा सराहने वाला, ठीक है ना, अप्रिशिएट करने वाला है। ही सेज दैट नेचर हैज डिस्ट्रक्टिव तखरीबी एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव तामीरी, नेचर के दो चेहरे हैं, दो आउटलुक है, दो फैक्टर्स हैं, एक तामीरी और एक तखरीबी है। ये नेचर जिंदगी देती भी और जिंदगी लेती भी है। क्लियर हो गया जी? जी सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ऐसे ना, ये है टेक द प्लंज, ये आई थिंक ग्लोरिया एमरसन के है, ग्लोरिया एमरसन का, ठीक है। टेक द प्लंज, कूद जाओ, कूद जाना, ठीक है, यानी एयरप्लेन से वो छलांग लगाती है। तो इसमें जो है ना, वो आपको एक वाकया वो बयान करती है कि उसने फैसला किया कि वो कोई ऐसा काम करेगी, ठीक है ना, कि वो मतलब कि उसको लोग एक बहादुर खातून समझेंगे। तो उसने फैसला किया कि वो जहाज से छलांग लगाएगी विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, ठीक है। तो एक तो आपने इसकी जो फीलिंग्स है ना उसके ऊपर फोकस रखना है। ग्लोरिया एमरसन could not focus on her feelings, ठीक है, थ्रू आउट द ऐसे, ठीक है ना, यानी पूरे ऐसे में वो अपनी फीलिंग के ऊपर फोकस नहीं रख पाई। कभी वो नर्वस हो जाती थी, कभी वो जो है ना खुश हो जाती थी, ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को वो मेंटेन नहीं कर पाई। दूसरा, इसका जो मैसेज उसने दिया है ऐसे में, वो मैसेज क्या है, वीमेन आर एज ब्रेव एज मैन, ठीक है ना, एज मैन आर, यानी खवातीन भी जो है वो इतनी बहादुर हैं जितने के मर्द हजरात हैं। और ये उसने एक मतलब फिजिकली एक्सपीरियंस करके इसको साबित कर दिया, अमली तौर पर इसको साबित कर दिया, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसकी फीलिंग्स के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, या मैसेज ऑफ द ऐसे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर 10 पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है जी, बाय प्रोफेशन, पेशा के लिहाज से, पेशा के लिहाज से शी वाज जर्नलिस्ट, वो सहाफी थी। ग्लोरिया एमरसन क्या थी, सहाफी थी।
बट शी वांटेड टू परफॉर्म सम डेयरिंग डीड, कोई बहादुराना काम करना चाहती। नंबर 2, शी डिसाइडेड टू जंप फ्रॉम द प्लेन, उसने फैसला किया कि वो जहाज से छलांग लगाए विद पैराशूट, बिकॉज इट वॉज द मोस्ट सोल सेटिस्फाइंग स्पोर्ट, ये तसल्ली देने वाला, रूह को तस्कीन देने वाला एक खेल था। इन रिस्पेक्ट ऑफ, बालिहाज, प्रूविंग समवन एज डेयरिंग मैन और वुमेन, डेयरिंग बहादुर, कि अगर आपने अपने आपको बहादुर खातून या मर्द साबित करना हो तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग एक जॉब है। नंबर 3, व्हेन आर कुलीग्स, जब इसके जो कुलीग्स हैं, जो दोस्त हैं, साथी हैं, केम टू नो ऑफ आर डिसीजन, उन्हें इसके फैसले का पता चला कि इसने जहाज से छलांग लगानी है, दे मेड फन ऑफ हर, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। एज शी वाज द लीस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब, क्योंकि वो तो सूटेबल ही नहीं थी, यानी इसकी फिजिक जो है ना वो अलाउ नहीं करती थी। सूटेबल, मौजू, वो मौजू नहीं थी। नंबर 4, एट द इन्विटेशन ऑफ जैकस आइसल, जैकस आइसल के इन्विटेशन के तौर पर जब जैकस आइसल ने इसको इन्विटेशन दिया, हु हैड ओपन अ पैराशूट जंपिंग सेंटर, शी वेंट टू ऑरेंज मास्टर्स, ये ऑरेंज मास्टर्स चली, यानी जहाँ पे ये जंपिंग सेंटर ओपन हुआ था। नंबर 5, इट वाज द स्लोगन ऑफ दैट सेंटर, उस पैराशूट सेंटर का ये स्लोगन था, ये नारा था, ठीक है ना, क्या था, दैट पैराशूट जंपिंग इज एज सेफ एज स्विमिंग, कि ये इतनी महफूज है जितनी कि तैराकी। नंबर 6, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। 6, इन दैट सेंटर, उस सेंटर में शी गॉट नेसेसरी ट्रेनिंग, इसे तरबियत दी गई। शी वाज बोर्डेड इन सेसना 180 प्लेन, छोटा त्यारा जो सेसना है उसमें सवार हुई विद मेल कंपेनियन, एक साथी के साथ, दोनों ने इकट्ठे जंप लेना था। एंड शी हैड टू जंप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20,000 फीट, 20,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगानी। नंबर 7, हर मेल कंपेनियन जंप, उसने जंप ले ली, बट शी गॉट नर्वस, वो डर गई। शी जंप्ड अनविलिंगली, ना चाहते हुए उसने छलांग लगाई, यानी डरते हुए। नंबर 8, द पैराशूट ओपन, पैराशूट खुला, शी बिगन टू एंजॉय द सीन एंड शी वाज नो मोर नर्वस नाउ, अब वो जरा खौफ ज़दा नहीं, अब उसने एंजॉय करना शुरू कर। नंबर 9, शी विश टू स्टे लॉन्ग इन द स्काई, यानी वो ज्यादा देर तक इसको एंजॉय करना चाहती थी, बट शी वाज लैंडेड ऑन अ सैंड पिट, रेत का ढेर, उसके ऊपर वो लैंड कर गई। शी वाज सक्सेसफुल इन हर मिशन एंड प्रूव्ड, अपने मिशन में कामयाब हुई और साबित कर दिया, इफ वन इज डिटरमिन्ड, कि अगर आप पुरअज़म हैं, आप कोई अज़म कर लेते हैं, वन कैन डू एनी इम्पॉसिबल टास्क, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं, ठीक है ना, नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकते हैं। और लास्ट पे है जी, शी वॉज टेकन टू सी जनरल जेम्स गैवन, उससे उसकी मुलाकात करवाई गई, हु प्रेज्ड, जिसने अप्रिशिएट किया, तारीफ की, हर एक्ट ऑफ करेज, बहादुरी की, इसके बहादुरी के काम की तारीफ की। क्लियर हो गया।